Start. Yes, you can start. Yes, sir. हेलो सुमित सर, कैसे हैं आप? Fine, fine. हेलो सर, जितने ऑडियंस है, हेलो। सुमित सर, सबसे पहले तो आपसे कहना चाहूंगी, कासा के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कराते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बिकॉज अगर मैं प्रैक्टिस में हूँ और दो चीजें होती है, एक मेरे पास काम आता हो और दूसरा मुझे काम करना आता हो, तो कासा के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जो ये डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वेबिनार्स या सेमिनार्स करते हैं, उससे ये जो मेरा दूसरा वाला पार्ट है एज अ यंग प्रोफेशनल की मुझे काम करना आता है या नहीं आता, वो वाला पार्ट तो क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए आप जो पिछले 10-11 साल से जितने भी एफर्ट्स ले रहे हो सेमिनार्स और वेबिनार्स के थ्रू, वो हैट्स ऑफ है सर कि आप इतना कैसे मैनेज करते हो। वो सारी चीजें आपके एंड पर है, आप बहुत बढ़िया मैनेज करते हो। दूसरा, और आज का जो आपने टॉपिक रखा है एसएमई इन आईपीओ के ऊपर, वो भी एक अलग सा ही टॉपिक है। बिकॉज हम लोग नॉर्मली जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह पे फोकस करते रहते हैं, बट ये लिस्टेड कंप्लायंसेस, एसएमईज, आईपीओ, मेन बोर्ड एसएमईज वगैरह, इनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। और ये एसएमई आईपीओ वाला जो सेक्टर है, ये कहीं ना कहीं एक नया एरिया है प्रोफेशनल्स के लिए, जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं अनटच रखा हुआ है अभी। तो उसके लिए थैंक यू कि आप इसके ऊपर आज सेमिनार कंडक्ट करवा रहे हो। एंड थैंक यू स्पीकर सर से भी कहना चाहूंगी कि जो आज अपनी नॉलेज हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर शेयर करने वाले हैं, कि जो भी हमारा ये जो डिफरेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आज नॉलेज शेयर करने वाले हैं। सर का बेसिक एक प्रोफाइल शेयर करना चाहूंगी सारी ऑडियंस के साथ। सर का बेसिकली प्रोफाइल शेयर करना चाहूंगी ऑडियंस के साथ। सर बेसिकली कॉमर्स एंड लॉ ग्रेजुएट है, 2012 के क्वालिफाइड है। इन्होंने डीसा एंड सीसा कर रखा है। अलॉन्ग विद दैट, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ इन्होंने एफएएफडी, कॉन्करेंट ऑडिट, डीसा कर रखा है, एफएएफडी कर रखा है, कॉन्करेंट कर रखा है, वैल्यूएशन कर रखा है, और उसके अलावा पीयर रिव्यू का भी कर रखा है आईसीआई से। अराउंड 11+ ईयर्स की प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है, 12 ईयर्स का इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड वैल्यूएशन। इन सारे एरियाज में इनका मेन प्रोफाइल है, और इनका वर्क एरिया कहीं ना कहीं एनसीएलटी, इनका आईटीएटी लेवल है, और मेन सेक्रेटेरियल, आरबीआई, टैक्सेशन वगैरह इस वाले पार्ट में काम कर रहे हैं। तो सर का जो मेन वर्क प्रोफाइल है, वर्क डोमेन जो है, वो एनसीएलटी और सेक्रेटेरियल इस वाले पार्ट को काफी कनेक्ट कर रहा है। तो सर बिल्कुल अप्रोप्रिएट पर्सन है जो हमें इस वाले पार्ट से आज के टॉपिक को प्रॉपरली कनेक्ट करवा पाए कि एसएमई से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट करा पाएंगे। बट सर को प्रॉपरली वो टॉपिक इनिशिएट करें उससे पहले समझ सर, मैं एक बारी आपको हैंड ओवर करना चाहूंगी कि एक बारी आप भी अपना व्यू पॉइंट रखें। बिकॉज आपने 11-12 साल पहले किस माइंडसेट से कासा को इनिशिएट करा था, उसके बारे में, और आगे आपका विजन क्या है उसके बारे में। Over to you, sir. Thank you, Kanika, for wonderful introduction about the topic and about the theme. And thank you, Nitesh ji, for giving time, sparing your valuable time on this platform. I think you are here first time. Yes. Yes, thank you. And we are always try कि maximum नए से नए speakers जो भी अपनी knowledge share करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने इस कहीं ना कहीं प्रोफेशन में, किस तरह पे, किस एरिया में हम वर्क कर सकते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए। करंटली वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस सीरीज मंडे मंथन, जहाँ पर एवरी मंडे 5 PM कोई ना कोई एक नए टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। सभी पार्टिसिपेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई सजेशन है कि कोई टॉपिक जो हम कमिंग डेज में प्लान करें, अगर वो आप देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, सो डैट कि अगले सीरीज में मैं उसे कवर कर सकूं और इस पर प्लान कर सकें। सो दिस इज अबाउट द मंडे मंथन सीरीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, अदर एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन थ्रू द कासा, जहाँ पर हम वेरियस अदर टॉपिक पर भी वेबिनार कराते हैं, और सोशल एक्टिविटीज, किसी भी तरह की, किसी ऑडिट हेल्प डेस्क ग्रुप भी एक हमारा है, उसका लिंक मैं कनिका से रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर कर दे, जहाँ पर रेगुलर बेसिस में अगर कोई भी क्वेरी है किसी की, डेट हैज टू बी एड्रेस। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी लास्ट फ्यू डेज में हमारी एक फ्रेशर कोर्स प्लेसमेंट ग्रुप भी है, जहाँ पर हम जॉब रिलेटेड अपडेट्स हैं वो पोस्ट करते हैं। डेली न्यूज अलर्ट्स के माध्यम से डेली अपडेट्स जो हैं टॉपिक से रिलेटेड वो शेयर करते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटी, दैट इज द
एंटायर थिंग्स, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम मेंबर्स के लेवल पे जो बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें, जो सोशल नेटवर्किंग प्रोवाइड कर सकें, वो कोशिश रही है। और आज भी हमारी एक इस सेशन के माध्यम से कोशिश रहेगी कि नीतीश जी एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करें जहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि एसएमई आईपीओज की संख्या बढ़ रही है। तो इस बढ़ती हुई एसएमई आईपीओज में ऐसा क्या एरिया है, ग्रे एरिया, जहाँ पर छोटी से छोटी कंपनी भी एसएमई आईपीओ की तरफ आ रही है, क्यों आ रही है और कैसे आ रही है, ये भी समझेंगे। और साथ में हमारे प्रोफेशनल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम कैसे अपनी कंपनी को लिस्टिंग की तरफ ले जा सकते हैं, उसकी दिशा में भी बात करेंगे। और कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, तो काइंडली पोस्ट इन द chat box so that Kanika ji will take up on the suitable time. So now I state up a request Nitesh ji to take up the technical session. Over to you, Nitesh bhai. Thank you, Sumit bhai. First, for inviting me on this platform. I'm really grateful to you कि इतने सारे अपने सीए भाइयों के साथ आज एक सेशन करने का मौका मिला है कासा के अंदर। और जो हमारा टॉपिक है वो आज की तारीख में आपको पता ही है, एक बहुत ही मतलब उभरता हुआ सेक्टर जिसे मैं बोलूँगा। तो क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट हर रोज 2-3 एसएमई आईपीओज आते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या है कि कौन सी कंपनी एसएमई आईपीओ के लिए आ सकती हैं, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ अभी। और इसमें हम एज अ प्रोफेशनल हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का। क्योंकि जब कोई एरिया ऐसा है जो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो एज अ प्रोफेशनल, और वो भी फाइनेंस सेक्टर से, फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हुआ, जो कि हमारी फील्ड है, हमारे एज अ सीए, तो वहां पे हम उसका बेनिफिट क्या ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वही मेरा आज का टॉपिक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्रेजेंटेशन है मेरे पास छोटी सी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा टॉपिक ही यही है आज का, एसएमई आईपीओ एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल्स। रिचर्ड ब्रांसन को सबको ही जानते हैं, जो वर्जिन एयरवेज के मालिक थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, business opportunities are like buses, there is always another one coming. So right now I would say this is the bus to board on, because this is the bus which has come as a business opportunity to us in last 2 or 3 years, and it is going to last there for next maybe a decade or so. So this is the bus to board on for this moment. मेरा प्रोफाइल कनिका मैडम ने ऑलरेडी बता ही दिया है आपको कि मैं सीए हूँ बाय प्रोफेशन एंड हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 12 years. Currently, my firm is a auditor for more than 10 listed companies, and in last 2 years we have completed around 6, ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन शायद पुराना है तो इसमें 5 लिखा हुआ है, बट अभी रिसेंटली लास्ट वीक हमारा एक आईपीओ लिस्ट हुआ था मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज का। तो इन लास्ट 2 years we have completed around 6 SME IPO successfully. Initial public offer for small and medium enterprises. आप सभी को एसएमई क्या होता है वो पता है, बट फिर भी एक आज की टॉपिक का टोन सेट करने के लिए मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा, आप लोगों को एक बार रिमाइंडर देना चाहूंगा कि एसएमई होता क्या है। आप सबको पता है स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब वो होता है जो कि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ या 10 करोड़ से बीच में हो और उसकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे नीचे हो। वहीं मीडियम एंटरप्राइज होता है जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में हो और उसकी एनुअल टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से नीचे हो। एक्चुअली में ये जो एसएमई की डेफिनेशन है ये ली गई है एमएसएमईडी एक्ट 2006 से, जिसमें कि माइक्रो एंटरप्राइजेस भी कवर किए जाते हैं। बट हमारा जो टॉपिक है वो एसएमई आईपीओ है, और माइक्रो एंटरप्राइजेस में बहुत स्मॉल हो जाते हैं, तो इसलिए आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए रेलिवेंट है आईपीओ के पर्पज से। एसएमई आईपीओ का जो प्लेटफॉर्म बना था वो बना था ईयर 2012 में, जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। बट उस समय वो ज्यादा फोकस में नहीं आया। तो अभी की जो करंट गवर्नमेंट है इन्होंने इस पर फोकस किया और एसएमईज को एक प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि एसएमईज ऐसे एक सेगमेंट है जहां पे कैश फ्लो बहुत नेगेटिव रहता है। आज कोई भी आप बिजनेसमैन से बात करेंगे जो एसएमई सेगमेंट का होगा, हमेशा उसको एक कैश फ्लो की दिक्कत रहती है। उसके पास फंड्स का एक ही सोर्स होता है, तो वो खुद के पैसे लगाएगा या वो बैंक से लोन लेगा।
तो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए वहां पे एक एडिशनल चैनल क्रिएट करने के लिए जो अच्छी कंपनियां हैं जो एक्चुअली में बिजनेस कर रही हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए करंट गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और एसएमई आईपीओ को प्रमोट किया। एसएमई के दोनों एक्सचेंजेस में प्लेटफॉर्म है, एनएससी के अंदर भी बीएससी के अंदर ही। बीएससी प्लेटफॉर्म जो है बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है और एनएससी का प्लेटफॉर्म जो है एनएससी इमर्ज के नाम से जाना जाता है। एसएमई आईपीओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ऐसे ही है कि कंपनी वो एक कंपनी होनी चाहिए पब्लिक लिमिटेड। बीएससी ने दिसंबर 2023 के अंदर एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें उसने अपना मिनिमम पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल फिक्स कर दिया था जो कि था 3 करोड़ रुपए का। और उसमें उन्होंने ये भी चेंज किया था कि जो भी कंपनियां बीएससी प्लेटफॉर्म पे एसएमई आईपीओ लिस्ट करेंगी अपना, वो एटलीस्ट उनका टेंजिबल नेटवर्थ जो है वो 3 करोड़ रुपए होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। वहीं एनएससी ने ऐसे अभी तक कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं की है, तो उसमें कोई ऐसी नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। और पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल जो है वो आपका एसएमई आईपीओ के अंदर 25 करोड़ ही हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। अगर वो उससे ऊपर होगा तो वो मेन बोर्ड में माइग्रेट करना पड़ेगा आपको। एक जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कंपनी का एटलीस्ट 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एंड उस 3 साल में कंपनी 2 साल या उससे ऊपर मतलब मिनिमम 2 साल प्रॉफिट में होनी चाहिए। अगर वो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो है लेकिन पिछले 2 सालों में वो या 3 सालों में उसने 2 साल से ऊपर लॉस किया हुआ है तो वो एसएमई आईपीओ के लिए एलिजिबल नहीं होगी। दूसरा इसके बाद जो एक चीज है कि कंपनी के ऊपर कोई भी लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। मैं लिटिगेशन से मतलब यहाँ पे अभी आपका जो है वो इनकम टैक्स जीएसटी लिटिगेशन की बात नहीं कर रहा, वो रूटीन में आते हैं। उस लिटिगेशन से यहाँ पे मतलब है एनसीएलटी का, वाइंडिंग अप पिटीशन का, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल जो रिस्ट्रक्चरिंग होता है, तो वो सब बीआईएफआर जिसे कहते हैं, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए जो मेजरली कंपनीज को इम्पैक्ट करती है। आईपीओ जो है आजकल एसएमई एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, उससे पहले मेन बोर्ड में लिस्ट होते थे। तो अभी जो आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन चल रही हो कि भाई एसएमई में और मेन बोर्ड में फर्क क्या है। एसएमई के अंदर जो मिनिमम पेड अप इशू कैपिटल है वो 3 करोड़ का हो सकता है और मैक्सिमम जो है वो 25 करोड़ का हो सकता है। मेन बोर्ड के अंदर जो मिनिमम पेड अप इशू कैपिटल हो सकता है वो 10 करोड़ का होना चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। एसएमई आईपीओ जो है वो 100% अंडरराइट होगा, वहीं मेन बोर्ड को अंडरराइट करने की जरूरत नहीं होती है। अंडरराइट से मतलब मेरा ये है कि जब भी आईपीओ आएगा तो वो 100% आपको इन्वेस्टर्स से कमिटमेंट चाहिए जो कि अंडरराइटर या स्टॉक ब्रोकर देगा आपको कि ये आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएगा। हम जो अपनी पढ़ते थे तो उसमें ये आता था कि कोई कंपनी का जब आईपीओ आता है तो वो 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर 90% या उससे ऊपर सब्सक्राइब हो गया तो वो लिस्ट हो जाएगा, वरना आईपीओ को आपको वापस करना पड़ेगा, सारे पैसे विद इंटरेस्ट वापस करने पड़ेंगे। बट एसएमई के अंदर ये स्कोप है ही नहीं। यहाँ पे 100% आपको अंडरराइटिंग गारंटी चाहिए कि 100% सब्सक्राइब होगा, तभी आप एसएमई आईपीओ को लिस्ट करवा सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं, वरना आप ओपन नहीं कर सकते उसको। यहाँ पे एक और मेजर फर्क जो है वो ये है कि एसएमई के अंदर आपको मार्केट मेकिंग कंपलसरी है, वहीं मेन बोर्ड के अंदर मार्केट मेकिंग की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। अब मार्केट मेकिंग क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, क्योंकि अभी पहले हम एक बार समझ लें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फिर लेटर स्टेज पे मैं आपको मार्केट मेकिंग होता क्या वो बताऊंगा। एसएमई आईपीओ के लिए जो जनरल टाइमलाइन होता है वो 3 to 4 मंथ्स का होता है, वहीं मेन बोर्ड के लिए 8 से 10 मंथ्स का होता है। आप सभी को पता होगा कि जनरली एक कोई भी अप्रूवल के लिए 2 रूट होते हैं, एक होता है डीम्ड अप्रूवल रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। तो एसएमई मोर और लेस हम डीम्ड अप्रूवल रूट मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सेबी के पास नहीं जाना अप्रूवल के लिए, यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन सीधा एक्सचेंजेस के पास फाइल कर सकते हैं। वहीं मेन बोर्ड के लिए आपको सेबी के पास जाना पड़ेगा अप्रूवल के लिए, सेबी के अप्रूवल आने के बाद फिर एक्सचेंजेस के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे आप। एसएमई के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आती है वो अराउंड 1.5 लाख रुपए की आती है जब आप आईपीओ में सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो लॉस में ट्रेड होते हैं। यहाँ पे 1-2 शेयर आप ट्रेड नहीं कर सकते, जो प्राइसिंग के हिसाब से उसका लॉट होता है, लॉट साइज होता है, उसमें आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो किसी शेयर का लॉट 10,000 का होता है, किन्हीं का 1,000 का होता है, तो इस हिसाब से लॉट्स होते हैं बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द आईपीओ। वहीं मेन बोर्ड के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट है
मैक्सिमम वो होता है 15,000 रुपए तक का, उसी के हिसाब से लॉट बनाए जाते हैं और वहां पे आप 1-2 शेयर भी ट्रेड कर सकते हैं जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है उसके बाद। सेबी की जो गाइडलाइंस एसएमई आईपीओ को लेकर के वो ये है कि मिनिमम डाइल्यूशन जो है वो 26.25% का होगा पोस्ट इशू, यानी कि अगर आईपीओ जब आपका आएगा तो एटलीस्ट आपको 26.25% शेयर्स पब्लिक को देने पड़ेंगे। अब इसमें भी एक बाइफर्केशन है कि आप पब्लिक को देंगे 25% शेयर्स और आईपीओ साइज का 5% शेयर आप मार्केट मेकर को देंगे। तो जो कि अगर मैं 25% मिनिमम डाइल्यूशन लेके चलता हूं तो उसके हिसाब से 5% बनता है अराउंड 1.25%, तो इसलिए 26.25% जो है मिनिमम आपको देना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्राइबर्स रिक्वायर्ड यहाँ पे 50 है। अंडर राइटिंग 100% होनी जरूरी है, जैसा जैसा मैं आपको पहले बताया था। यहाँ पे ट्रेडिंग लॉट्स में होती है। मार्केट मेकिंग 3 साल तक के लिए कंपलसरी है, उसके बाद आप मार्केट मेकिंग बंद कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना मेन बोर्ड में माइग्रेट भी कर सकते हैं। मार्केट मेकर कोई भी स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड विद एसएमई एक्सचेंज हो सकता है। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा आज का एजेंडा है, ये मैंने आपको जो बताया एसएमई आईपीओ होता क्या है, एक्सचेंज क्या होता है, उसके बारे में बताया था। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो है कि बेसिकली आईपीओ के अंदर एज अ प्रोफेशनल हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो अराउंड ये 15 अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो मैंने लिस्ट आउट की हैं आज आपके लिए। आप आईपीओ प्लानिंग एंड कंसल्टेंसी कर सकते हैं, आप ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, आप लिस्टिंग गाइडेंस सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, आईपीओ कंप्लायंसेस हैं, प्री आईपीओ कंप्लायंस भी होता है, पोस्ट आईपीओ कंप्लायंस भी होता है, वैल्यूएशंस हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, पूरा आईपीओ को हैंडल करना है, इन्वेस्टमेंट रोड शोज हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने के लिए, इंटरनल ऑडिट्स हैं, मर्चेंट बैंकर सपोर्ट्स हैं क्योंकि मर्चेंट बैंकर को भी बहुत सारी जगह पे सीएस की रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि उसको आपके फाइनेंशियल्स हैं उनको रीस्टेट करना होता है, पिछले 3 साल के जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं उनको आपको रीस्टेट भी करना होता है एज पर आई गैप, अगर हम एसएमई आईपीओ की बात करें तो। क्योंकि एसएमई आईपीओ जो है आई गैप मैंडेटरी है पर इन डेस ऑप्शनल है, वही मेन बोर्ड आईपीओ के लिए इन डेस ही मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद आप जो एडवर्टाइजमेंट एंड मेंटेनेंस है, सर्टिफिकेशन सर्विसेज है, लीगल सपोर्ट है, इन्वेस्टर्स फाइंडिंग है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसके अंदर कर सकते हैं। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, क्योंकि इंडिया में लगभग लगभग आप को पता ही होगा 30 लाख एसएमई है, जिसमें से कि अगर हम कहते हैं कि सिर्फ 20% एसएमई भी आईपीओ लिस्ट कराएंगी अपनी, तो अराउंड 6 लाख लिस्टिंग्स होंगी एसएमईज की। और एक्सचेंज जो पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज हैं, सेबी का क्राइटेरिया क्या है कि 50% ऑफ द बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट। तो आप अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट हर लिस्टेड एंटिटी को एक पीयर रिव्यूड ऑडिटर की जरूरत है। अगर आपकी फर्म पीयर रिव्यूड है तो आप उसमें उसमें आप एज ऑडिटर जा सकते हैं। तो और वहां पे सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं, हर लिस्टेड एंटिटी को, हर लिस्टेड कंपनी को 2 ऑडिटर चाहिए, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक इंटरनल ऑडिटर। तो अप्रोक्सीमेटली आप समझिए 12 लाख अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पर आपके पास स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के उसके परव्यू में। सर्टिफिकेशंस, लिस्टेड एंटिटीज को आईपीओ से पहले भी और आईपीओ के बाद भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन चाहिए। आईपीओ से पहले उसको कंपनी को लगभग लगभग 30 to 35 सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहां पर। अगर 6 लाख कंपनियां आईपीओ के लिए जाएंगी तो कितना स्कोप है वहां पर। जब 6 लाख कंपनियां आईपीओ के लिए जाएंगी तो उनको इन्वेस्टर्स भी चाहिए। तो आज बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल ब्रदर्स ऐसे हैं जो फंड रेजिंग में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनेंसिंग वगैरह काम कर रहे हैं, तो वहां पे उनके पास इन्वेस्टर के लिंक्स होंगे, वो वहां पे फंड रेजिंग में हेल्प कर सकते हैं। वहां पे अपने लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए निकलती है फंड रेजिंग के फॉर्म में। तो ऐसे ही बहुत सारी ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हर कंपनी को वैल्यूएशन चाहिए, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स जो हैं एसएफए के, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। ड्यू डिलिजेंस है, सारी कंपनी को ड्यू डिलिजेंस होना है। अब ड्यू डिलिजेंस भी 2 पार्ट 3 पार्ट में होता है यहाँ पर। एक लीगल ड्यू डिलिजेंस होगा, एक फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होगा, और एक आपका जो रेगुलर ड्यू डिलिजेंस होता है वो होगा आईपीओ के पर्सपेक्टिव से।
तो जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है, लीगल ड्यू डिलिजेंस है, कंप्लायंस ड्यू डिलिजेंस है, वो सारा चीज हम अंडरटेक कर सकते हैं सारे आईपीओ के लिए। ये एक प्रोसेस चार्ट है कि आईपीओ के अंदर जो अगर हम बात करते हैं तो कैसे हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी कंपनी के बारे में हम बात करते हैं कि इनका आईपीओ अगर हमें करना है, द कंपनी हैज टू गो फॉर आईपीओ, हैज टू गो फॉर लिस्टिंग ऑन द एक्सचेंजेस। सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड रीस्ट्रक्चर द कंपनी कि इज द कंपनी प्रिपेयर्ड फॉर द आईपीओ, व्हाट वुड द स्ट्रक्चर ऑफ द आईपीओ, what would be the size of the fund to be raised. So many things have to be analyzed, to be structured, to be understood. Then the next step is pre-IPO readiness assessment and preparation. So once we decide that the company is ready for IPO, the promoters wants to list the company on the stock exchanges of India, then we need to ensure that the company is ready for the IPO. Like the company has to be converted from private limited to limited company. The independent directors has to be appointed. The boards of independent board has to be committees has to be constituted, like shareholders committee, auditors committee, remuneration committee, and many more. Then comes the third milestone, that is the detailed due diligence. As I told you, the due diligence has to be in 3 parts: financial, business, and legal. Financial, I hope everybody understands that what is the financial situation of the company, whether there are any inherent risks involved with the company is loss making, or what, or the company's what is the profit ratios of the company, are there any litigations on the company or regarding the financials, and will that have any impact on the going concern of the organization. I'll just give an example of this financial due diligence. Around 4 months back, 4 or 6 months back, if you would have heard the name Delta Corp Limited, there's a company called Delta Corp Limited. The net worth of the company is around 2,000 crores, but GST department slapped them a notice of around 16,000 crores. That is around 8 times more than their net worth. So that's practically not possible for a company to pay that. So of course the company would go into litigation, and God forbid if the company does not win the litigation, if the GST department or the appellate authorities stand by their words, stand by their notice that yes, the company has defaulted and it has to pay this amount along with interest and penalty, which amounts to 16,000 crores. So the company, of course, the company's future is bleak. The going concern of the company will be impacted. The company cannot continue its operations. The company will have to wind up. So this is an example of financial due diligence which we need to take care of, which we need to see. Similarly, it is about business and legal due diligence. In legal due diligence, you have to see whether there are any litigations involved with the promoters, with the company, which can have an impact on the company and everything else. Similarly, with the business also, like in what sector the company is. As I just recently, I gave an example of Delta Corp Limited. It is the only company in India which is allowed to operate casinos, which is in Goa. So of course, this is a sector which involves a lot of involvement from government authorities. So we need to see what are the risks, what are the type of business company is in, so that we can note down, we can work out on the inherent risks, so that we can make investors aware of the risk which the company possess. The next milestone is draft offer document and offer document. Here, after all the things are done, the company and the merchant banker starts preparing the draft offer document, which needs to be filed with exchanges for approval. After the approval, offer document will be filed. Next is marketing strategy. Every company needs marketing because if we say जो दिखता है वो बिकता है, ultimately an IPO is something which the company is selling. Here the company is not selling its product but its equity shares, so it wants investors to invest in their company. So we need to develop a market strategy. So this is the step where we do that. We conduct investment roadshows,
We do soft advertising on social media. We make public aware that this IPO is coming of this company, of such and such company. The company is engaged in such and such sector and everything, so that the public at large is encouraged to invest in the IPO of that company. Next is appointment of other intermediaries. There are around 8 to 10 intermediaries which needs to be involved in IPO, because it's not a lone slinger act. You need to involve many intermediaries, which may be ranging from 8, 9, 10, 11, 12, depending on the sector of the company, depending on the size of the IPO, and many other things, which we'll talk later, I'll let you know. Next comes the pricing of the issue. After understanding all the things, all the factors, all the risks which we chalked out in the due diligence part, after getting approval from the SEBI in the draft of a document, we will see that what is the size of the fund which a company can raise, so that we can price the issue. What is the response of the marketing strategy which we have created? So we will decide on the price of the issue. You would have seen that the IPOs are priced variably by different companies. So this is the stage where it is decided based on the response of the marketing strategies, based on the inherent risks, based on the segment of the company, based on the marketing strategy, response of marketing strategy. So IPO price is fixed. The last and step is listing and market making. So one point I would like to mention here is, as you can see, I have mentioned pricing of the issue as the second last step. But in practical scenario, whenever a company comes to us for IPO, what happens is, the first question he asks, sir, what is the percentage of share I need to dilute, and how much money can I raise from IPO? So, frankly, this is the step we need to conduct first, even before understanding the company. Because if the promoter feels comfortable in the dilution of the shares and in the money raised through the dilution of the shares, then only it will go for IPO, otherwise it will not go for IPO. So this is the first step we have to do, but chronologically, it is the second last step which we need to do. Okay, now I told you that a lot of intermediaries has to be appointed. Here's a list of intermediaries which needs to be appointed. First is the category 1 registered merchant banker, which would act as a lead manager to the issue and underwriter. Because every IPO needs a merchant banker who will act as a lead manager, who will manage the entire issue, who will take care of all the communication with SEBI, with the exchanges, who will help you draft the offer document, who will get you the approvals, who will list your company. So merchant banker is the center point of the IPO, without which any company cannot go for IPO. Other than that, we need legal advisors for due diligence, because SEBI exchanges involve a lot of legal activities. So that's the point. Increase in authorized capital is required. Passing of resolutions, restatement of audited by peer-reviewed auditors. So as I told you, every company which plans for IPO has to get its books of accounts restated by a peer-reviewed auditor for the last 3 audited financial years. What is restatement? Generally, we prepare our balance sheets for a private limited company in Schedule 3 format of our Companies Act. But for IPO, the balance sheet has to be prepared, and it is generally prepared in accordance with the accounting standards. But for IPO, apart from accounting standards, for SME IPO, Indian GAAP is mandatory. We need to follow as a standard Indian GAAP. And for main board IPO, we need to follow Ind AS as the accounting standard. We cannot simply follow our ICI accounting standards to prepare the balance sheets. So that's why, because a lot of things change, specifically when I say in employee benefit expenses or recording of loans, financial debts. So there are certain differences which maybe we can discuss in another session.
So that's the point where we need to restate the books as per the requirement of the exchanges and SEBI. So, restructuring of the board is required because, as I told you, 50% of the board should be independent. There should be one woman director mandatorily in the board. So all this structuring has to be done accordingly with the SEBI. Whenever we convert a private limited company to a limited company, minimum seven shareholders are required, 3 directors are required. So all these are the compliances which we need to take care of. So for this, we need a company secretary. For restatement, we need a statutory auditor. We need legal advisor. We need merchant banker. So these are the intermediaries which we need to involve. Next is the due diligence. How to conduct a due diligence. Due diligence is something which I explained to you earlier also, is about the company, is knowing about the risk involved in doing the IPO of the company, because there's a public money involved. So exchanges, SEBI, Government of India, or anybody else for that matter would not want any public money to be misutilized, public to face losses, because ultimately this is this retail investors investing money in the company which promoters are getting to do business. So what means the promoter and everybody, every stakeholder should know what is the risk in investing money in this company. So what generally is done is conducting site visits, understanding the business model of the issuer company, business profile, business activities carried out by its group companies, etc. ROC search, statutory government licenses required by the issuer company to carry out existing business activities, understanding the requirements for preparing the offer document appropriately. As I told you, because a lot of companies are involved in many different segments, like some are involved in, maybe I can say, let's take a big example of ITC or United Breweries, which is involved in liquor segment. So liquor anyways require a lot of licensing. So like if I say any liquor companies has to go for IPO, so we need to check all the statutory compliances have been complied with or not. All the licenses are there, regulatory licenses are there with the company to go so that it can operate smoothly. Otherwise it will face risks. So because if it will face risk, investors' money is at stake. So that's the point which we need to take care in due diligence. Next is offer document. Offer document is I would say details about the company, about the offer, what the company is offering. Means it who are the promoters of the company, what does the promoter do, what is the profile of the promoters, what's the profile of the company, the business of the company, the financials of the company, the risk, the litigations, the financial debt of the company, the future profitabilities, and important part, it also includes what would the company do with the money raised through IPO. That's one of the important projections which this document includes, because it cannot happen like this कि यार ठीक है भैया हमारी कंपनी ने आईपीओ लेके आया, पैसा आ गया, वो पैसा को हमने पर्सनल यूज में यूज कर लिया प्रोमोटर्स ने, या एफडी में डाल के छोड़ दिया, भाई ठीक है कोई बात नहीं, पैसा तो आ ही गया ना। तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको प्रॉपरली उसको प्लान करना पड़ेगा, प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी रेज थ्रू आईपीओ। एंड right now SEBI and exchanges are after this. Note my words, because recently a lot of companies have faced litigations because of this, because they have misutilized their IPO to a certain extent. But now SEBI is literally after their life. They need to know what has the company done with the money. Where has the money been utilized? Has the money been siphoned off? Recently, just 15 days back, 3 companies were banned because of this, because the end use of money was not as per the object of the issue. Appointment of intermediaries. As I told you, a lot of intermediaries are required. Few of them I have already mentioned earlier. Now, next is
depositories, registrar to the issue, market makers, bankers, printers, advertising agency, all are required. Depository, as you know, in India, there are only 2 depository participants, that is NSDL and CDSL. So you have to choose either of the 2. Next is registrar to the issue, which I've already told you. Registrar to the issue. Okay, registrar to the issue is someone who maintains the record of register of shareholders. Registrar and transfer agents, which we call them. When the companies are listed on exchanges, the shares trade on a daily basis. So as a company, you cannot keep a record of the shareholders. So it is a duty of the RTA, registrar and transfer agent, to maintain that record for you. It is their professional job. So this is what mainly an RTA do. And they, whenever you do any other issues or further raising of capital or anything, they help you with the creation of ISIN or dematerialization of shares. So this is the main role of RTA. Next comes the important intermediary, that is market maker. You have heard market maker from me many times in this presentation. So what is market maker? Market maker is any stockbroker registered with SME exchange. What is the role of market maker? To maintain liquidity in SME stocks. Since the stocks are being traded in on a maybe lots, and the company is small in size, they may not be it may not be very liquid in trading. So what does market maker do? It gives or places order on the exchanges, one order for sale side, one order for buy side. So as an investor, when somebody wants to sell its shares, it should not face problem of illiquidity. Even if the shares are not in circuit, lower circuit or upper circuit, but due to illiquidity, due to less trading in the market, a buyer or seller can face challenges in executing the transaction. If an investor wants to sell his shares, but there are no buyers to whom it will sell, to mitigate that risk of illiquidity, SEBI has introduced a market maker concept. And a market maker has to compulsorily place an order of the best price at the one for the sale side, one for the buy side. So if anybody wants to buy, can buy. If anybody wants to sell, can sell. That's the main logic of market maker, to provide liquidity in the market for the SME stocks. The others are bankers to the issue, printers, advertising agency. That's common. I hope everybody would be knowing that. This is an important step. We need to draft agreement with every intermediary, and we need to file those agreements with exchanges at the time of draft offer. So this is one of the important steps which we need to do with the intermediaries. This is the IPO process. Complete. Submission of material documents as per SEBI ICDR regulations, which I told you. The offer document would include all the agreements and all the underwriting agreements, contracts, and everything. Dematerializing of shares of the promoters of the company and lock-in of pre-IPO shares. Dematerialization is being done by the RTA, as I told you, which is our registrar and transfer agent. Okay, the promoters and any investor who are with the company, who have invested in the company before IPO, that is pre-IPO, cannot sell their shares 1 year after listing, before 1 year after listing. So there's a lock-in. Like any person who is holding a share right now cannot sell its shares 1 year till 1 year after the listing of the company. So this is a lock-in. Next, filing of draft offer document with stock exchanges and obtaining in principle approval from stock exchange. Next is after in principle approval, we need to file that offer document again with ROC and to obtain their approval that we are moving from unlisted to listed company. So we need the approval from them also. And then we need to file, after the approval from ROC is received, we need to file offer document, because earlier we had a draft offer document
we need to file offer document where we will mention the price of the IPO, size of the IPO and everything. As I told you, the second last step. After the offer document is approved, we need to file the offer document. Draft, monitoring the flow of the applications and keeping a real-time discussion with the management of the company, coordinating with bankers and registrar for deposit of application money and finalization of allotment list in consultation with the stock exchanges. Recently, everybody would have noticed, because our professional brothers are very much active in the stock market. So everybody would have noticed all the IPOs are being oversubscribed. So we need to check, because every application has to be recorded, every application has to be properly monitored, so that if allotment is done, the shares has to be transferred. If allotment is not done, then the money has to be refunded back. So this is a major step. If the company defaults in that, there is a major penalty in that. Listing assistance, getting final collection figures from the ASBA bankers and bankers to the company. I'll just give you a recent example. Around 6 months back, there was a company called Basilic Fly Studio Limited, which got listed on the stock exchanges of India. The IPO size was 68 crores. The money collected through application for that company was a whopping 14,000 crores. So if you would see, we need to know this figure so that we can issue refund accordingly. So this is what it is. Finalizing basis of allotment of shares in consultation with merchant bankers and registrar through the issue and stock exchanges. Creating of shares, instruction to self-certified syndicate banks, corporate action and blocking of funds, advertisement for basis of allotment. Coordinating and assistance in interview with stock exchange listing advisory committee. Filing of listing application with stock exchange and assist in listing formalities and obtain BSE's trading approval. So this is the step. After all these things are done, after the offer document is filed, IPO is opened for applications, money is collected, we need to allot shares, we need to credit shares to whom the allotment has been done. To the rest, we need to refund the money or unblock the money, because right now it's ASBA, so only funds are blocked, and only shares are allotted, or we will receive the funds. Otherwise, we'll have to unblock the funds. Coordinating with stock exchanges, this is what we have done, this is how it is done, how the allotment has been done. We need to inform stock exchanges about everything. Then we need to file the formality papers to obtain trading approvals, which is called listing. If you would have seen, at 10 a.m., a bell is rung to start. The company is now officially listed on stock exchanges of India and cannot trade. That is basically listing approval. This is some IPO statistics till date in India. SME IPO started in 2012, but it picked up after COVID from 2021. Till date, around 488 companies have listed in BSE SME exchange, and 397, around 400 companies are listed on NSE Emerge platform. The market cap, cumulative market cap of this BSE SME exchange, it's a bit old figure, 15 days or old figure. It crossed 1,50,000 crores, whereas for NSE Emerge, it is 1 lakh crore. The amount raised by these 488 companies were around 6,200 crores, whereas for these 397 companies were 1,700 crores. The point to be noted here is, if I say that the amount raised by these 488 companies is 6,200 crores, and if we take the dilution percentage of 26.25%, the market cap at the time of issue was around 40,000 crores, which has risen to around 1,50,000 crores in around 3 years. So if you can see the gain. So that's the reason why every company right now wants to go for SME IPO, because it is creating valuations for them. Out of this 488 companies, around 183 companies in BSE and around 138 companies in NSE Emerge have migrated to main board. So these are the certain figures.
Now I would like to open the house for questions. I think I have a question from Mr. Arun Garg. Difference between market maker and company like LinkedIn Time. Okay. LinkedIn Time is basically an RTA, register and transfer agent, which works as a record keeper for you. Whereas market maker is any stockbroker. It can be Share India Securities. It can be ICICI Securities, who are brokers. So this is a major difference. Kanika ji, you can take it from here. थैंक यू नितेश जी। आपने अपने एंड से काफी अच्छे तरीके से हमें बेसिक डिफरेंस के साथ प्रॉपरली एक डिफरेंस बताने से बताया कि मेन बोर्ड पे किस तरीके से चल रहा है, एसएमई पे कैसे चल रहा है, बीएससी एनएससी अपने एंड से आपने काफी अच्छे तरीके से क्लियर करा। मैं आज की वेबिनार के ऊपर एक ही बात कहना चाहूंगी, हम लोग मोस्टली कहते हैं कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं सीनियर्स का होल्ड ज्यादा है। एज अ यंगस्टर अगर मैं काम करना चाहता हूँ तो मेरे लिए नया एरिया क्या है, नया एरिया पे अगर काम करना चाहता हूँ तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैं एज अ यंगस्टर्स कौन से एरिया पे फोकस कर सकता हूँ, या हम लोगों को, क्योंकि जब भी हम किसी यंग मेंबर से मिलते हैं तो उनका मेन फोकस पॉइंट यही होता है कि मैं ट्रेडिशनल पे जाता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है, और जब मैं यंग एज अ यंगस्टर किसी नए एरिया पे फोकस करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ टारगेट करूँ। तो आज का जो सेमिनार था, वो शायद वेबिनार था, वो कहीं ना कहीं उसी पॉइंट के हिसाब से था कि एक नया एरिया है, जैसे आपने कहा 2012 के बाद ही आया है, तो एक नया एरिया है और काफी कम प्रोफेशनल्स हैं अभी जो इसमें अप्रोच किया है इन्होंने। और एक चीज इसमें और सबसे अच्छी है एसएमई आईपीओ पे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम सब लोग एक टीम की तरीके से काम कर रहे हैं कि हमें मर्चेंट बैंकर की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी की भी चाहिए। तो हम जो एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं उस वाले पॉइंट के हिसाब से भी मुझे तो लगता है अच्छा है। बाकी आप इसके ऊपर अपना व्यू दे। बिल्कुल आपने सही बोला कि जैसा कि ये 2012 में शुरू हुआ था, और बट अभी कोविड के बाद मे बी आई वुड से आफ्टर 2021 इट पिक्ड अप। बिफोर 2021 only around 17 companies were listed on SME stock exchanges, but after 2021 if you can see there are around 1000 companies which has got listed till now. तो जब 3 साल में आपके लिए अगर 1000 कंपनीज की हम बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आई, क्योंकि हर कंपनी को इंडिपेंडेंट ऑडिटर चाहिए, हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिटर चाहिए, हर कंपनी को इंटरनल ऑडिटर चाहिए, हर कंपनी को सर्टिफिकेशन सर्विसेज चाहिए। तो जो आपने बात बोली बिल्कुल सही है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यंग प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनका होल्ड है, क्योंकि उनको भी, उनके लिए भी एक नई फील्ड है, उनको भी उनके लिए भी लर्निंग कर्व है, उनके लिए भी लर्निंग कर्व है जी, एक लर्निंग कर्व है। तो भाई जब लर्निंग कर्व सबके लिए है तो वहां पे हम अपने होल्ड कर सकते हैं ना उस चीज को, वहां पे हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। जी बिल्कुल। 3-4 क्वेरीज थी, एक बार उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, पहले तो एक दीपक जी ने क्वेश्चन पूछा है मेरे से कि जनरली एक एक्सपेंस परसेंटेज क्या होता है। तो एक्सचेंज से देखिए, एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो ये शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पे मैं आपको एक्सपेंस के बारे में बता पाऊंगा, क्योंकि देखिए एक्सपेंस जो होता है वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, आईपीओ साइज के अकॉर्डिंगली, कि कितनी कैपिटल के ऊपर आ रहा कितनी है, कैपिटल है, कितना उसको फंड रेज करना है, कंपनी किस सेक्टर से है, किस मतलब उसका क्या रिस्क है, क्या प्रोमोटर का बैकग्राउंड है। तो उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फंड रेजिंग की कॉस्ट होती है हर जगह पे अपनी, तो फंड रेजिंग की कॉस्ट में कितना रिस्क इन्वॉल्व, इनहेरेंट रिस्क कितना है, तो उसके बेस पे यहाँ पे कॉस्ट डिसाइड होता है। अगर मैं खाली इंटरमीडिएट्स की बात करूं, आपकी एक रफ बॉलपार्क फिगर मैं आपको दे सकता हूं, अराउंड आप मान के रखिए 50 to 60 लाख रुपीस जो इंटरमीडिएट्स की चार्जेस होते हैं, जो मैंने आपको इंटरमीडिएट्स बताए जितने सारे, जैसे कि हम बात करें अगर मर्चेंट बैंकर्स की, आरटीए की, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की, एक्सचेंजेस की, सीए, सीएस, लीगल, तो अराउंड 50 to 60 लाख आरओसी, क्योंकि आरओसी भी इसमें एक वो रहेगा आपका इंटरमीडिएरी, क्योंकि अगर आपकी ऑथराइज कैपिटल भी आपको इंक्रीज करनी है तो अप्रोक्सीमेटली हम मान के रखिए 50 to 60 लाख रुपीस आपका एक बेसिक कॉस्ट आता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का एरिया कौन सा है, प्रोमोटर्स की प्रोफाइल क्या कहती है, कितना फंड रेज करना है, क्या वैल्यूएशन पे फंड रेज हो रहा है, क्या वैल्यूएशन अग्रेसिव है या मतलब मिनिमलिस्टिक है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, आज आईपीओ का जो एक आईपीओ आया था, सब सारे उससे वाकिफ होंगे, पेटीएम के नाम से। तो पेटीएम का जो आईपीओ था
बहुत एग्रेसिवली प्राइस था, वो प्राइस था। 2100 रुपीज पर शेयर के ऊपर प्राइस था जनरली। लेकिन उसके लिए बोला गया था कि उसका जो एक अच्छा डिसेंट प्राइसिंग होना था वो होना था 700-800 रुपए के आसपास। तो उसको अराउंड 3 टाइम्स ऑफ द डिसेंट प्राइस एक प्रेसिंग किया गया। तो अगर आप उतनी एग्रेसिवली प्राइस करोगे तो वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट की, मार्केटिंग की, क्योंकि लोगों को आपको उसके लिए अट्रैक्ट करना है। तो वो डिपेंड करता है सारी चीजें इसके ऊपर। सोनाली खन्ना जी का है कि स्लाइड्स प्रेजेंटेशन तो ऑब्वियसली शेयर हो ही जाएगी, उसके अलावा इनका एक मेन है कि प्रोविजंस रिलेटेड टू एसएमई इन्हें ये उससे आपको रिलेटेड। एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। हाँ जी। एनआरआईज भी बिल्कुल सत्य प्रकाश गुप्ता जी, एनआरआईज भी बिल्कुल पार्ट ले सकते हैं इन एज अ इन्वेस्टर। तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है, उनका एक डीमैट अकाउंट इंडिया में होना चाहिए जहां से वो एप्लीकेशन लगा सके, तो वो पार्ट ले सकते हैं। थैंक यू विनीत जी फॉर योर नाइस वर्ड्स। अरुण सर का सवाल एक है, इन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस वेदर वी हैव टू चेक द ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल। सर इन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस आपको सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि भाई कंपनी ने कोई सेल ओवरस्टेट की है, परचेजेस को अंडर रिपोर्ट किया है, प्रॉफिट को ओवर रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगी। तो वो सब चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी। ये बेसिकली मोर और लेस अगर मैं बात करूं आपसे, आई वुड यूज द टर्म फोरेंसिक। तो आपको फोरेंसिक के तर्ज पे इसकी एक ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है। दीपक जी मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूं कि इंटरमीडिएट की क्या फीस रहती है। प्रज्ञा जी, एसएमई की जो वैल्यूएशन आती है वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, उसकी पास्ट प्रॉफिटेबिलिटीज, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, प्रोमोटर्स बैकग्राउंड, कंपनी की सेक्टर। आज अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर या जिस सेक्टर में इनोवेशन हो सकता है उसको वैल्यूएशन ऑफ कोर्स ज्यादा मिलेगी एज इन कंपेरेटिव टू द कमोडिटी सेक्टर। अगर हम कमोडिटी सेक्टर के एग्जांपल में आपको दूं, सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ऑफ स्टील रॉड्स, आयरन रॉड्स जो लोहे के सरिये बनते हैं, एज कंपेयर टू आईटी सेक्टर या ड्रोन मेकिंग कंपनी या एआई कंपनी, एआई टेक कंपनी, तो ऑफ कोर्स एआई टेक कंपनी को वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू कमोडिटीज, क्योंकि वहां पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा होते हैं। थैंक यू नरेश शर्मा जी। सत्य प्रकाश गुप्ता जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अप्रोच क्लाइंट। सर क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए आपको उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से क्लाइंट में इतनी पोटेंशियल है कि वो आईपीओ के लिए जा सकता है। हालांकि अभी इसके अंदर मैं आपको एक चीज अपडेट देना चाहूंगा, अभी तक तो कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है कि मिनिमम आईपीओ का साइज क्या होना चाहिए, बट एनएससी इज इन टॉक्स, मे बी by September we can receive a notification that XYZ should be the minimum size of the IPO. So you have to see according to that. उसके अकॉर्डिंगली हमारी कैपिटल्स वगैरह बाद में पोस्ट जी, इशू कैपिटल्स वो सब चीजें वहां पे अकॉर्डिंगली चेंज होंगी, क्योंकि अभी तक एज सच कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सचेंज की गाइडलाइंस या नोटिफिकेशंस नहीं है, बट सितंबर तक उम्मीद है कि ऐसी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभी हालांकि फिगर बहुत एम्बिगुअस है, बट मे बी 20-25 करोड़ की एक मिनिमम आईपीओ साइज की फिगर आ जाएगी कि उससे नीचे आईपीओ नहीं आ सकते, क्योंकि अभी एसएमई आईपीओ 5-5 करोड़ के भी आते हैं, 10 करोड़ के भी आते हैं, 15 करोड़ के भी आते हैं, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। नरेश शर्मा जी का एक बेसिक सर बिल्कुल इफेक्ट होता है, हालांकि अगर ये रिस्क, ये जो डिफॉल्ट्स हैं कंपनी के, ये रेगुलर नेचर के हैं, या किसी जैसे एग्जांपल रिटर्न फाइल नहीं किया है या रिटर्न फाइल होने से डिफॉल्ट्स कंप्लाई हो सकते हैं, या छोटी मोटी फाइनेंशियल लायबिलिटीज आती हैं उसके ऊपर, तो ऑफ कोर्स ये ज्यादा इंपैक्ट, इन चीजों का इंपैक्ट नहीं आता है। बट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था डेल्टा को आपका ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन, अगर वैसा कोई जीएसटी लिटिगेशन है जिससे कंपनी पूरी फाइंड अप की पोजीशन पे आ जाए, तो ऑफ कोर्स उसका इंपैक्ट आएगा। संदीप कुमार जी पूछ रहे हैं कि इससे रिलेटेड और लर्निंग कहाँ से करी जा सकती है। सर उसके लिए या तो थोड़ा सा आप अपना खुद को एक पढ़ सकते हैं, जो मैं लिंक से प्रेजेंटेशन दूंगा, या आप किसी जो आईपीओ का काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत बार बोला कि बहुत सारी इंटरमीडिएट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप एज अ सीए या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं, तो जुड़ के आपको बहुत सारा एक्सपोजर लर्निंग मिल जाएगी वहां पर।
कैन यू ऑल्सो प्लीज लेट मी नो अपकमिंग लेटेस्ट एरियाज फॉर प्रैक्टिस अलॉन्ग विद दिस वन। मैम देखिए, इसके अंदर बहुत सारे एरियाज मैंने कवर कर लिए हैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट भी है आपका, इसके अंदर आपका वैल्यूएशन भी है, क्योंकि इंडिया में जैसे आज की डेट में आपको वैल्यूएशन हर चीज के लिए रिक्वायरमेंट है, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। आपका कोई भी इशू आता है, कोई भी आप अलॉटमेंट करते हो, प्रेफरेंशियल करते हो, फ्रेश इशू करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। जितना स्टार्टअप एनवायरनमेंट इंडिया में क्रिएट हुआ है, तो वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ पर, जो कि अगेन वो सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाती हैं, एज अ पीयर रिव्यूड ऑडिटर, एज अ इंटरनल ऑडिटर, एज अ सर्टिफिकेशंस। तो मतलब आईपीओ मैं बोलूंगा कि सब चीज को एक साथ कवर करके चलता है। तो अगर आप मेरी प्रेजेंटेशन में दोबारा से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल्स करके आपने एक स्लाइड उसमें शेयर करी थी, तो जी उस वाली स्लाइड के ऊपर काफी आई बिलीव 15-16 अपॉर्चुनिटीज मेंशन जी थी कि बिल्कुल, कहाँ कहाँ हम टारगेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। नवीन जी, ऑफ कोर्स मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, हालांकि मेरा नंबर मैं अभी लास्ट स्लाइड पे आ भी जाएगा। इस ऑनगोइंग केसेस अंडर जीएसटी एंड इनकम टैक्स कैन इफेक्ट आईपीओ प्रोसेस। नरेश जी, मैंने आपको बताया कि वो इफेक्ट कर सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। Is the valuation can be done as per DCF method? Yes, valuation can be done as per DCF method. सोनाली जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। इज इट डिफरेंट फ्रॉम एमएसएमई? बेसिकली शायद माइक्रो के साथ वो कनेक्ट कर रही हैं, जो आपने सब फर्स्ट पॉइंट पे क्लियर हाँ, करा था तो कि सर पहले पॉइंट पे मैंने क्लियर किया था, क्योंकि ये जो इसमें डेफिनेशन हमने लिया था एसएमई का, वो आता है हमारा एमएसएमई एक्ट 2006 से, जिसमें माइक्रो भी कवर किया जाता है। बट माइक्रो बहुत छोटी एंटरप्राइज हो जाती हैं, जो एसएमई के लिए कवर ही नहीं होती, एसएमई आईपीओ के कवर ही नहीं होती हैं, तो इसीलिए उसको हम अलग कर देते हैं। आई थिंक सुमित भाई, बहुत यस नितेश जी, यस, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर सर। वंडरफुल प्रेजेंटेशन नितेश भाई। एक क्वेरी और चल रही है, यस राज। इज इज वैल्यूएशन वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन पैट? सर वैल्यूएशन सिर्फ पैट पे डिपेंड नहीं करती है, वैल्यूएशन पैट पे डिपेंड करती है, आपका वैल्यूएशन आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स प्रोजेक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है, वैल्यूएशन आपका यूटिलाइजेशन ऑफ मनी के ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यूएशन आपका कितना फंड आपको रेज करना है, और प्रोमोटर का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, किस इंडस्ट्री में है, किस सेक्टर में, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी थोड़ी देर पहले ही, कि कोई आईटी या एआई कंपनी होगी, तो ऑफ कोर्स उसको वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगी एज पर कमोडिटीज। अगर कोई कंपनी सिंपल सा एक प्रोडक्शन कर रही है, तो उसके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इतनी सी है कि वो अपना सेल्स को इंक्रीज कर सके और ग्रो करेगी। उसके पास कोई टेक्नोलॉजी या न्यू इनोवेशन का कोई ग्रोथ स्कोप नहीं है। वेयर एज दूसरी कंपनियां जो आईटी में, एआई के अंदर हैं आज की तारीख में, उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को बहुत सारी है, तो ऑफकोर्स वहां पे वैल्यूएशन ज्यादा होगी। IPO price is very important. Apart from financial statement analysis, is future prospect of the company is also considered for price? Yes sir, बिल्कुल future prospects को भी कंसिडर किया जाता है। सर सर्विस इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे स्कोप हैं, ऑफ कोर्स। जो आईटी कंपनीज है वो सर्विस कंपनीज है, मैंने इसीलिए एक प्रोडक्शन, कमोडिटी, मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विस सेक्टर को ही कंपेयर किया था। जी सर, ब्रांड वैल्यू भी कंसिडर की जाती है। थिंक ये लास्ट क्वेरी थी, अभी सारी क्वेरीज ओवर हो चुकी हैं। सुमित सर, आप अपनी यस यस यस, किनका एंड वंडरफुल डेलिवेशन नितेश जी। थैंक यू भाई। अगर किसी की कोई और क्वेरी हो अपार्ट फ्रॉम दिस SME IPO which is related to this subject, need more help from your side, Arun ji, sure we will plan another topic, SEBI और इससे requirement, what is the allotment procedure for SME IPO? No allotment comes normally, so ये तो अलॉटमेंट प्रोसीजर के ऊपर है। allotment procedure है। सर देखिए, अलॉटमेंट इस पे प्रोसीजर जो नितेश जी होता आपका क्या टेक है कि जनरली अप्लाई करते हैं SMEs में, आता नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है। सर, अब एक जैसे मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन डेलिब्रेशन के दौरान एक कंपनी का नाम दिया था, बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो, वो एसएमई कंपनी थी। आईपीओ साइज 68 करोड़ का था। सर अब आप यहाँ पे समझने की बात क्या है, अब 14,000 करोड़ की उसके पास एप्लीकेशन आई थी। अब जब 14,000 करोड़ की एप्लीकेशन 68 करोड़ की आईपीओ के लिए आएगी, तो इट इज ओवर सब्सक्राइब बाय मे बी अराउंड रफली आई वुड से 700 टाइम्स।
अब सर 700 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन सेलेक्ट होगी तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने को एप्लीकेशन मिलेगी। तो इसी वजह से है। तो यहाँ पे होता क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर जो अलॉटमेंट प्रोसीजर्स आपने बोला, अलॉटमेंट प्रोसीजर्स जो है वो पूरा एक सॉफ्टवेयर है एक्सचेंज का, बीएससी सेबी का, जिसे कि एस्बा सॉफ्टवेयर के नाम से बोला जाता है। वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही उस चीज को प्रोसेस करता है, इसमें किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन का नहीं रोल होता। तो जो कई बार हमारे मतलब रहता है कि यार मे बी उसका आ रहा है तो उसकी कुछ सेटिंग होगी, तो ऐसा नहीं है। वो सारा का सारा आपका प्रॉपरली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ड्रिवन होता है। अरुण गर्ग जी ने बिल्कुल अपनी सही पॉइंट रखा है कि ये कि अगर मैं एप्लीकेशन सोल्ड कर देता हूँ तब तो अलॉटमेंट आ जाती है। सर ये एक्चुअली थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है ये। इस प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल रहेगा राइट, मेरे लिए। ऑलरेडी इसके लिए रिकॉर्डिंग 1 to 1 एंड कनेक्ट कर लेंगे पब्लिकली हम। पोस्टेड दिस वेबिनार। हाँ जी, सुमित जी आपके लिए नेक्स्ट सेशन के लिए एक टॉपिक आया है सीए निशी की एंड से, सजेशन फॉर नेक्स्ट सेशन एआईएफ। बिल्कुल निशी जरूर जी, प्लान करेंगे निशी जी, सजेस्ट कीजिएगा एंटायर थिंग एंड वी विल डेफिनेटली ऑर्गेनाइज ऑन दिस आल्सो। हमें तो डेफिनेटली चाहिए होता है कि कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट हो। लास्ट अगर शेड्यूल देखेंगे तो एनपीओ पर भी किया, आईटीआर, सभी टॉपिक पर प्लान कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जरूर नोटेट करेंगे। बेसिकली हम लोग हर मंडे 5 से 6 मंडे मंथन में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ही वेबिनार प्लान करते हैं। तो अगर हमें और सजेशंस मिले कि कौन कौन से एरियाज पे मेंबर्स टॉपिक सुनना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए भी आसान है कि उस टॉपिक से रिलेटेड स्पीकर को आइडेंटिफाई करना और उस टॉपिक के ऊपर वेबिनार कराना। तो निशी जी जैसे आपने एक टॉपिक शेयर किया, हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, अगले 2 वीक्स में इस वाले टॉपिक के ऊपर वेबिनार प्लान कर लें। पोस्ट मी some more detail about the topic and speaker, मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, नंबर शेयर कर दिया, so that will convenient. So once again Nitesh ji, thank you so much for your wonderful delivery. सर थैंक यू सो मच फॉर आशा जी इनवाइटिंग है मी क्या? फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू। आशा जी है क्या? नहीं, तो आशा काइंडली गिव फाइनल वोट ऑफ थैंक्स। शर्मा जी, ये थोड़ा सा एआई यूज केस जो है सीए प्रैक्टिस का ऑफ टॉपिक है, इसके लिए हम 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, आशा है शायद। नहीं बट आई थिंक नॉट ऑन द सिस्टम, सो ठीक है। मैं थैंक यू नितिन जी, बहुत बढ़िया सेशन करने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से अलग है और हम जो यंग मेंबर्स जो डिफरेंट एरियाज पे फोकस करना काफी जरूरी है कि हम डिफरेंट एरियाज के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और एज अ टीम जो हम लोगों ने कहा कि मर्चेंट बैंकर्स, आरटीएस, वर्क प्रोफेशनल्स की जो टीम के साथ हम इसमें काम कर सकते हैं, उसके ऊपर करने के लिए। और आपका सेशन बहुत ही बढ़िया था कि बिकॉज जब हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं तो हमें इसी तरीके से क्रिस्प क्लियर डिफरेंसेस के साथ एक प्रेजेंटेशन चाहिए होती है कि मैं अगर लेफ्ट मूव करता हूं तो मेरे लिए क्या रिक्वायर्ड है, राइट में मूव करता हूं तो मेरे लिए क्या रिक्वायर्ड। तो आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल उसी एंड पे थी कि क्रिस्प क्लियर थी कि हाँ बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या क्या चीजें मेरे लिए जरूरी है। तो थैंक यू इतनी Kanika, अच्छी। just interrupting you. Asha, you want to add something? Please. नहीं, नथिंग टू ऐड सुमित जी, ऑलरेडी सेशन बहुत बढ़िया है एंड वो तो वोट ऑफ थैंक्स से बहुत अच्छा जा रहा है। तो Okay, कनिका thank you. प्लीज कंटिन्यू। थैंक्स आशा, थैंक्स। तो मैं यही कह रही थी कि बेसिकली क्रिस्प क्लियर जिस तरीके से होता है कि हम लोग एनालाइज कर सके उस पॉइंट को, आप बिल्कुल उसी तरीके से हमें एनालाइज करवा रहे थे। और थैंक्स कहना चाहूंगी कासा के प्लेटफॉर्म पे कि उन्होंने नितेश जी की से आज वो वेबिनार करवाया है डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हम उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम कासा के प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज ये हम लोगों का शायद फर्स्ट इंटरेक्शन है मेरा इनके साथ। तो इसके लिए थैंक्स सर आपको कहना चाहूंगी एंड थैंक यू सो मच। Thank you, everyone. Thank you, everyone. Kanika, Asha, and Nitesh bhai. थैंक यू नितेश जी एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।